नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान को उसका नया सियासी कप्तान मिल गया है, नाम शाहबाज शरीफ। हालांकि नाम में शरीफ शब्द जुड़ा है, लेकिन क्या वाकई में शराफत है उतनी? सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने भी पाकिस्तान के पुराने सियासतदानों की तरह कश्मीर का राग अलापा है। कप्तान नया चुन लिया गया है, लेकिन राग वही पुराना है। अब पाकिस्तान में बार बार ये राग क्यों छेड़ा जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको दे दें। पाकिस्तान ने कोर कमेटी की बुलाई है, बड़ी बैठक की बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। भविष्य की रणनीति पर इमरान खान करेंगे मंथन। आपको बता दें, अपने ही अंदाज में बाउंसर का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये कहा है विदेशी साजिश के खिलाफ आजादी का संघर्ष आज से शुरू हुआ है। भविष्य की रणनीति पर इमरान करेंगे मंथन। खबरें ये भी हैं कि पीटीआई के तमाम सांसद इस्तीफा दे सकते हैं नेशनल असेंबली से। अब क्या करेंगे इमरान खान? 1.5 सालों तक और उनकी सत्ता थी, लेकिन बीच में सत्ता पलट गई और इसी के साथ कुर्सी चली गई, लेकिन उसका गम भुला नहीं पा रहे इमरान खान। यही वजह है कि अब उनकी ओर से कहा जा रहा है, भले ही 1947 में पाकिस्तान को मिल गई हो आजादी, लेकिन असली संघर्ष अब आजादी का शुरू हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जुल्फिकार अली बादर, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीपीपी के, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सादिया एस खान हमारे साथ लीडर पीएमएनएल के जुड़ चुकी हैं। मोना आलम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, रिटायर्ड फॉर्मर डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त अटैच टू अफगानिस्तान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिबाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ये राग अलापा गया है, सादिया एस खान, उम्मीद आप लोगों से ये की जा रही थी कि एक नया पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, गरीबी से लड़ता हुआ पाकिस्तान, इसकी बात आपके हुक्मरान की ओर से की जाएगी और कम से कम शहबाज शरीफ इस पर अपनी शराफत दिखाएंगे। लेकिन बिना कश्मीर राग के आप लोगों का काम क्यों नहीं चलता है सादिया? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट बनी भी नहीं है, अब तो नॉमिनेशन पेपर्स जो है उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनकी जांच पड़ताल जारी है। और अभी तो नई जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उन्होंने अपनी कोई पॉलिसीज, इस किस्म की कोई पॉलिसी भी उन्होंने अपनी नहीं जो है वो अनाउंस की है। गवर्नमेंट को फॉर्म होने दें, गवर्नमेंट को अपना ओथ लेने दें, न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह। और उसके बाद जो मेजर पॉलिसीज हैं जो हमारे मुल्क से रिलेटेड है, हमारे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, हमारे क्रॉस द बॉर्डर कंट्री से रिलेटेड है, वो सब सामने आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जो मेजर क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर और अदर मतलब के प्रॉब्लम्स हैं, उन पर तो हमेशा बात की जाएगी। और आपको मेरा ख्याल है इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सर जंग है, जो बर्फ है जिसको पिघलना चाहिए, जो नहीं पिघल सकी। इमरान खान जाते जाते अपने गुड बाय एड्रेस में इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करके तो गई हैं, लेकिन ये चीज सोचने की है कि इस 4 साल 8 महीने के अरसे में क्या वो इस काबिल हुए हैं कभी के इंडियन लीडरशिप के साथ क्रॉस टॉक में बैठ सकें, एक टेबल पर इंडियन अपने काउंटर पार्ट मोदी के साथ बैठ सके? नहीं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके लेवल पे टॉक्स नहीं हो सके, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई टॉक्स नहीं हो सके, डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई टॉक्स नहीं हो सके। जो बर्फ जहीं थी वहीं जमी रही और कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी को वो प्रेज करते हैं तो इमरान खान को 4 साल के अरसे में किसी ने नहीं रोका था कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करते। उनके आर्मी के साथ बेस्ट ताल्लुकात रहे हैं सारे अरसे के अंदर। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दूसरों पर क्रिटिसाइज करने पे फोकस किया। प्रैक्टिकली वो ऑन द टेबल जीरो रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी थी और ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। जाते जाते उन्होंने आइन को पामाल करने की भी कोशिश की है, उन्होंने आइन को भी वायलेट करने की कोशिश की, अपनी टीम के जरिए भी करवाने की कोशिश की है। इसकी वजह से कल उनके स्पीकर ने भी रिजाइन कर दिया। बिकॉज आई मीन एज ए सेंसिबल पॉलिटिशियन, चाहे वो पीटीआई के पुराने वर्कर भी रहे हैं, इनके जो स्पीकर थे असद साहब, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। आइन के अगेंस्ट नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता था अगर वो ऐसा करेंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। तो इसी तरह से नई गवर्नमेंट जो है उनको आइन की पासदारी का अंदाजा है, वो इसको देखते हुए आगे चलेंगे। बहुत सारे मामला आपके अंदरूनी हैं, लेकिन जुल्फिकार अली बदर साहब, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि खबरें ऐसी हैं कि बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है और ऐसे में जिम्मेदारी उनकी काफी ज्यादा अहम हो जाएगी, खासतौर से हिंदुस्तान के मद्देनजर। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में हिंदुस्तान की शुरू से एक ही स्ट्रैटेजी रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इसी वजह से आपकी जो सरकार बीती रात चली गई है, उसके साथ बातचीत हिंदुस्तान की ओर से बंद कर दिया गया था, क्योंकि आतंकवाद का मसला सबसे ज्यादा अहम था। लेकिन ये कश्मीर का मामला उठाकर, सर कश्मीर में शांति है,
कश्मीर तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में पिछले अगर 1-1.5 सालों में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा निवेश आया है। वहां पर आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं। वहां की युवा रोजगार के नए नए आयाम तलाशते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तरक्की करता हुआ कश्मीर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या? कश्मीर में जब आतंकवादी घटनाएं होंगी तभी वो कश्मीर, और ये कश्मीर की बात करना कि बिना कश्मीर के समाधान और शांति भारत के साथ संभव नहीं है, ये राग क्यों बार बार अलापती है आप लोगों की तरफ से सरकारें? शाहबाज जी से तो कम से कम शराफत की उम्मीद की जा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज ये है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही देंगे या उनकी पार्टी का कोई स्पोक्समैन देगा। मेरे से तो आप कोई बात करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से कोई बयान ऐसा आया है। बाकी ये जो आपकी रह गई कश्मीर की बात, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है एज ए स्टेट, हमारा ये मौकफ रहा है कि हमने पाकिस्तान के जितने नेबरिंग कंट्री है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ भी हम एक इक्वालिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन रखें जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट, फॉरेन रिलेशंस और ट्रेड रहे। बट इसके अंदर बहुत बड़ा जो मेजर इशू आता है, जैसे आपने कहा कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट बन गई है, अदरवाइज कोई इतना इशू होना नहीं था। जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक अगर बात की जाती तो कश्मीर का मसला बड़ी देर से हल हो चुका होता, लेकिन चूंकि इंडिया इसके ऊपर टेबल पे बैठता ही नहीं है और बात करता है। कश्मीर के मसले पे क्या हल चाहते हैं आप? देखिए, कश्मीर का जो भी मामला हल निकलेगा दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की अवाम के मुताबिक, और कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान के बाहर की नहीं है, हिंदुस्तान की एक सोच है और उसके भीतर आती है कश्मीरियत। एक साथ जो हिंदुस्तानी सोच है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये बार बार कश्मीर का राग सब छोड़ दीजिए। आप लोग, आपका मुल्क कितनी मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहा है, आप लोगों को ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए, और कम से कम इमरान खान के कुछ बातों पर तो आप भरोसा कर लें। ये अलग बात है कि वो आपके सियासी दुश्मन हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में अगर वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो वो सच है, वो सच है। कोरोना के काल में भी हमने बहुत सारी बड़ी लकीरें खींची हैं। अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हमारी सरकार की ओर से की जा रही है। फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर भारत का अपना स्टैंड है और हर जगह उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन बार बार कश्मीर का राग आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश है क्या उनकी ओर से? ये देखें, आर्मी चीफ का इसके अंदर खुश करने से कोई ताल्लुक नहीं है। चीज मेरिट की ये है। मैं आ रही हूं सादिया, एक बार इनकी बात हो जाए। चीज मेरिट की ये है, देखें आपका जो सारी बात है वो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो कश्मीर के अवाम की आवाज है वो कश्मीर के अवाम की आवाज है, वो हिंदुस्तान की आवाज नहीं है। वो हिंदुस्तान की आवाज है। कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है सर, कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जैसे हमारा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला तमाम जगह है, वैसे कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और प्लीज इस कश्मीर राग को आप बंद कीजिए। इस वक्त आप लोग आप सोचिए कि जमहूरियत की जहनियत को समझिए कि पाकिस्तान में किस कदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमारे वहां जब इस तरह की स्थिति बनी थी, हमारे हुक्मरान के पास जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, उनके पास सत्ता नहीं थी। कितने सलीके से उन्होंने अपनी सत्ता को त्यागा था। और आपके वहां आधी रात को ड्रामा होता है, लिटरली आधी रात को जो तमाशा बना दिया जाता है, पूरी दुनिया उसकी गवाह बनती है। उसको रोके जाने की, पाकिस्तान को तरक्की किए जाने की जरूरत है। आधी रात को कोई तमाशा नहीं बनाया गया, आधी रात को कोई तमाशा नहीं बनाया गया है। जो भी हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है, जो भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुआ है। उसकी टाइमिंग मैटर नहीं करती थी, डे मैटर करता था कि एक कल की तारीख के अंदर 12 बजे से पहले वोटिंग करानी थी, जो कि कराई गई और आइन के मुताबिक चले। ऐसा कोई तमाशा नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ही पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान बने हुए थे, जिनकी ओर से इमरान खान को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तमाशा बनाने का काम इमरान खान की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि वो बाइज्जत तरीके से जा सकते थे, वो बाइज्जत तरीके से जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ अपने मेहमानों का रुख करते हुए। फिर मोना आलम मैं आपके पास आऊंगी सीधे। AK सिवाज जी, ये जो मुद्दा छेड़ा गया है शहबाज शरीफ की ओर से, ये किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? ISI को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, कम से कम उनसे एक नए पाकिस्तान की तरक्की को लेकर आगे बढ़ने जैसे शब्दों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कश्मीर बीच में क्यों लेकर आए हिंदुस्तान के संदर्भ में? वो देखो, बिल्कुल ठीक कहा चित्रा। देखो, सच्चाई ये है
कि हर एक देश के पास आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और सच्चाई यह है कि पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। ये बात है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर वो अभी भी पाकिस्तान आर्मी के पास है। अब जो बात ये कश्मीर की कर रहे हैं, उस कश्मीर की करनी चाहिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है। जो कश्मीर भारत में है वो तो खुशहाली की तरफ जा रहा है। कौन सी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं? 1972 में ये बायलैटरल इशू हो गया है सिमला एग्रीमेंट के तहत। अभी यूएन रेजोल्यूशन का कोई भी मायने नहीं रहता। और आप देखें भारत के जम्मू और कश्मीर की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है। यूएई और सऊदी अरेबिया वहां इन्वेस्ट करें। जब आईओसी की मीटिंग आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं तब यूएई की टीम आई हुई यहाँ पर। बिल्कुल, और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ये। एक प्रकार से अवाम बहुत खुश है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ग्रास रूट पे लेवल पे डेमोक्रेसी है, वहां पर खुशहाली है, बिजली, पानी, सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप अपना गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखें क्या हालात है। किस प्रकार से आपने नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया, मुजफ्फराबाद से। तो सच्चाई यह है, अगर आज कहीं बात होगी तो दो बातें हैं। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होगी, जो आतंकवाद, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत में भेजते हैं, और दूसरा आप करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जहां से आवाज आ रही है कि वो भारत के जम्मू और कश्मीर में मिलना चाहते हैं, जो आपने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है 1947 के अंदर। ये सच्चाई है, इसको क्यों नहीं मानते? अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो आप अच्छे रिलेशन रखें भारत से। अगर भारत से अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो आपकी हालात जो श्रीलंका जैसी हो जाएगी, ये सोचने की कोशिश करो। श्रीलंका जैसी हालात हो जाएगी जुल्फिकार अली बदर साहब। $86 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ, आपको $4 बिलियन हर साल चाहिए वो इंटरेस्ट लेने के लिए जो लोन लिया है। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं, एक्सपोर्ट जीरो, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और आज आपका जो रुपी है 40% डॉलर के मुकाबले लास्ट 3 साल में गिर गया है। तो आप टूटने के कगार पे हैं और उसके बाद आप कश्मीर का राग गाते हैं। आपको समझना चाहिए कि जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा भारत के पास है वो बहुत खुशहाली की तरफ है। आज उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और जो पीओके और जम्मू और कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान है, वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हो गया है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है। तारीख तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार आतंकवादी घटनाएं की हैं स्पेशली पाकिस्तान में, वो आप देखें। मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता भारत को फायदा नहीं होगा, पर भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पर आपको बहुत फायदा होगा। ये समझने की कोशिश करें। और ये शहबाज शरीफ अगर रट गाएंगे कश्मीर का तो मुझे लगता है तो फिर आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। जुल्फिकार अली बदर साहब, इस पर आप जवाब दीजिए। संजय मेस्टन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ और आपके पास भी आऊंगी मैं। जनरल साहब की ख्वाहिश हो सकती है, इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। पाकिस्तान के हालात खराब थे, इस हद तक चीज है, लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए इमरान खान साहब को घर भेजा कि हम यहाँ पे हालात ठीक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक से भी लोग ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन ये जो बातें ये कर रहे हैं ये इनकी ख्वाहिशात हैं और अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे फर्क है। अगर किसी इंडिविजुअल की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे चीजें होने लगे तो पाकिस्तान तो एक दिन भी आगे ना बढ़े। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है और हम चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के साथ और इंडिया की स्टेट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। बट ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और ऐसी गुफ्तगू की वजह से इंडिया के लोग बैठ के टेबल पे बात नहीं करना चाहते। ये वैसे ही लोग हैं जैसे इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर एक अपना पर्सपेक्टिव और अपनी यूटोपिया के अंदर रह रहे थे और वो बाहर भूल जाइए ना। हम भी चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के संदर्भ में कहकर गए थे कि दोस्त हम चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी चुन नहीं सकते। इस वजह से पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखना हमारा मजबूरी होती है और यकीनन हमें रखनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए। लेकिन बार बार अगर आप हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में आप कश्मीर का राग अलापेंगे तो फिर आपके साथ ताल्लुकात कौन रखेगा? बार बार दूसरों के घर में नहीं झांकते हैं, अपने घर की स्थिति को ठीक करते हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, मोना मैं आऊंगी आपके पास। संजय मेस्टन जी,
ये बार बार दूसरों के घरों में झांकने की जो कोशिश पाकिस्तान की, और कम से कम शहबाज शरीफ से उम्मीद, कल ही आकर रात में मैं उनका पूरा भाषण सुन रही थी, हाँ पूरे देश ने देखा, हम लाइव दिखा रहे थे आधी रात को जब नेशनल असेंबली में कार्रवाई चल रही थी, हमने एक एक शब्द उनके सुनाए देश को। एक नया पाकिस्तान बनाने की वो बात कर रहे हैं, नए सवेरा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन नया सवेरा क्या ऐसे आएगा? कश्मीर के मसाइल पर अगर वो बात करने को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे कैसे बनेंगे? इस बात को कैसे उनको समझाया जाए कि कश्मीर मामला भारत का अंदरूनी मामला है और उस पर आपको चुप्पी साधनी चाहिए, बजाय इसके कि बार बार उस राग को लेकर आप अलापते रहें। चित्रा, जय हिंद। जहां तक कश्मीर का सवाल है, मेरे विचार बहुत क्लियर हैं। पहली बात, जो पीपीपी के प्रवक्ता ने भी बोला कि अवाम का, कश्मीर के अवाम के बारे में वो उनकी फीलिंग्स को जानना चाहिए। मैं आज कुछ चीजें क्लियर कट बताना चाहता हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां की पाकिस्तान की कई अवाम मेरे को वहां मिले हुए हैं और पाकिस्तान के कई नागरिक दुनिया भर में फैले हुए हैं और कईयों से मुलाकात होती है। उनके विचार, वो भी अवाम है, वो बोलते हैं कि ये पार्टीशन तो होना ही नहीं चाहिए था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश होना चाहिए था, क्योंकि आज जो हमारी हालत है और हिंदुस्तान कितना आगे पहुंच गए वो हमारे पॉलिटिशियंस और सेना की वजह से है। तो मैं अभी अवाम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की अवाम की। दूसरा, हर बार ये कश्मीर की बात करते हैं, मैं बोलूंगा एज अ हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन सिटीजन एंड एज अ इंडियन डिफेंस ऑफिसर जो रिटायर्ड है, मेरा मकसद ये है कि हम कश्मीर के बारे में क्यों बात करें। मैं तो बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान वो हिंदुस्तान का टेरिटरी है और रहेगा। उसका भी अब मैं उदाहरण देता हूं चित्रा, कैसे। पहली बात, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस में है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, वो एक्चुअली में 1893 से पहले अफगानिस्तान की टेरिटरी थी और 1893 में जब इलीगल ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी साइन की, वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी, ना कि पाकिस्तान के बीच में। नंबर 2। नंबर 3, आज का जो मेरे मतलब से सो कॉल्ड पाकिस्तान है, वो सिर्फ क्या नाम है, सिंध और पंजाब पाकिस्तान है, बस। अब इनके अवाम की मैं बात करता हूं। मेरे को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ पश्तून्स मिले हैं, वो पाकिस्तान को अपना देश मानते ही नहीं है। उनके लफ्ज हमेशा होते हैं कि वी आर पश्तून फर्स्ट, वो पश्तून अपने को मानते हैं। और आप देखिएगा, वक्त दूर नहीं है जब ये सारा खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान में वापस जाएगा। और इस बात का जिक्र तो कल खुद ही बिलावल भुट्टो कर रहे थे कि पाकिस्तान के भीतर ही कई अलग अलग तरह के पाकिस्तान बनाने का काम किया गया है इमरान खान की ओर से, ही कहते हुए वो निशाना साध रहे थे। मोनाला में सीधे आपके पास आते हुए खुलकर, चूंकि आप लोग बोलती हैं, अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर के हालात कैसे हैं। अगर उस समय भी कश्मीर का राग अलापा जाएगा तो पलट के सवाल पूछा जाएगा कि नया पाकिस्तान क्या इससे बनेगा? बार आप दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों को लेकर अगर अपने देश में चर्चा करोगे तो उससे पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा और पड़ोसी मुल्कों के साथ फिर आपके ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे? जी थैंक यू चित्रा। 2 अलग अलग बातें हैं। आपकी पहली बात का मैं ये जवाब देती हूँ कि जो अभी आप कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन हुआ है, एक तो ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ है, क्योंकि कल 12 बजे तक वोटिंग का टाइम था। उसके बाद अगर कुछ होता तो वो इलीगल होता, तो वो उन्होंने अबाइड किया और 12 बजे से पहले वोटिंग हो गई। दूसरी बात ये कि ट्रांजिशन यकीनन ज्यादा स्मूथ हो सकता था अगर 3 अप्रैल को ही इमरान खान साहब अपने रिवायती अंदाज में अच्छी सी तकरीर करते और स्टेप डाउन कर जाते, खुद आकर ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते। जो इसको प्रोलॉन्ग किया गया, मुझे नहीं पता उनके एडवाइजर्स, उनके वेल विशर्स हैं या उनके आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने उनको ये गलत एडवाइस की और उन्होंने ऐसा इंप्रेशन एक देने की कोशिश की बाय एंड लार्ज, जैसे इमरान खान साहब कुर्सी के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे थे और उनको कुर्सी प्यारी थी। कभी वो कोर्ट जा रहे हैं, कभी वो डिसमिस कर रहे हैं पूरी उस पिटीशन को, उस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो उन्होंने इस तरह की चीजें की कि उसका इंप्रेशन, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स खराब गए इमरान खान साहब की तरफ से। नंदलेस ये ट्रांजिशन हुआ है और अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है एज ऑफ नाउ। आप शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रही हैं बार बार। शहबाज शरीफ साहब उस मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी को बनाया हुआ है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि शायद वो सारे के सारे इस्तीफा देते। तो इन केस वो इस्तीफा देते हैं तो फिर तो उनका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं होगा। तो उनकी तरफ से अभी भी एक पॉलिसी की कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आ रही है। एज ऑफ नाउ
पाकिस्तान डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट एंड बिल्कुल। पाकिस्तान डज नॉट हैव अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपने जो कश्मीर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट इसलिए लग रही है। कोई भी इंटरनेशनल मैप आप उठा लें, उसमें कश्मीर पाकिस्तान या भारत का हिस्सा बताकर नहीं दिखाया जाता है, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाकर दिखाया जाता है। कोई भी इंटरनेशनल मैप उठा ले, नेम इट एनी इंटरनेशनल मैप। मैं पाकिस्तानी सोशल स्टडीज के बुक की बात नहीं कर रही और ना मैं भारतीय सोशल स्टडीज की किताब की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल मैप। उसकी वजह यह है कि यूएन की रेजोल्यूशंस हैं जो कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ना वो आपका अंदरूनी मामला है और ना वो हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की इस पे स्टेटेड पॉलिसी है और वो गवर्नमेंट के आने या जाने से तब्दील नहीं होती। और हमारी स्टेटेड पॉलिसी ये है कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइट का और जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हम कश्मीरियों को देना चाहते हैं। अगर वो आपके पास जाना चाहते हैं तो वो 100 बिस्मिल्लाह खुशी से जाएं। हमारे पास आना चाहते हैं तब भी आए, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तब भी वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। हमें प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को जो आपने एक काम किया यूनिलैटरली, उससे कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई और आपने यूनिलैटरली उसको अपनी स्टेट या अपनी टेरिटरी मान लिया, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और सारे जो कानून हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो हमारी सिर्फ ये स्टेटेड पोजीशन है। इसका शहबाज बात शरीफ को लेकर पाकिस्तान ने बड़े अलग अलग मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसके जरिए कम से कम समझ जाना चाहिए कि कश्मीर का मामला क्या है और हिंदुस्तान इसमें किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं करता है। मुझे लगता है AK शिवाजी आप बेहतर इस बात को बता पाएंगे। ये बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ले जाने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय मैप में आप देखिए कि कश्मीर एक विवादास्पद हिस्सा है ना वो हिंदुस्तान में, इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान का कानून लागू होता है। 370 हटने के बाद वहां पर जिस तरह से लगातार निवेश किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश करने की अपनी इच्छा जताई है। और हाल ही में हम सब ने देखा था UAE का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर किस तरह से लोगों ने पहुंचा और बेहतर कश्मीर की तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। ये बात पाकिस्तान को समझ में कब आएगी? AK शिवाजी। बिल्कुल, देखो चित्रा, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला और ये बात जो मोना बोल रही थी, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब ये मैटर यूनाइटेड नेशन के अंदर गया था, वहां प्लेबिसाइट की बात हुई थी, उस समय एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन डाली गई थी कि पाकिस्तान की आर्मी उसको खाली करेगी, उसके बाद भारत की आर्मी उतने बंदे रखेगी जितने जरूरत है और फिर प्लेबिसाइट होगा। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को कभी खाली किया? कभी खाली नहीं किया। और उसके बाद जब 1971 की लड़ाई हारे और 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो ये बातचीत हुई थी कि अभी जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का कोई मायना नहीं, कि जम्मू और कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। और ये जो कि अभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का एरिया जो भारत में है, वो भारत का भी अटूट अंग है। बात होगी तो होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। जो आप बता रहे थे चित्रा, सच्चाई यह है, जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोकेट किया, आज वहां पर खुशहाली आ रही, वहां पर आज का डेवलपमेंट आ रही है। आपने बताया UAE, सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। लोगों में ये एक गलत धारणा है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करना है। मैं मौला आलम को रिक्वेस्ट करता हूं, आप काइंडली आप जम्मू और कश्मीर में जाएं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 1971 तक पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी GDP वेस्ट पाकिस्तान से करीब आधी थी, आज वो 5 गुना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ गया। तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा मोना, कि क्या आज आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के जम्मू और कश्मीर में, जो इलीगली ऑक्यूपाइड आपका जम्मू और कश्मीर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारत के अंदर खुशहाली है, भारत के अंदर रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है, भारत के अंदर वहां पर IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, सड़कें हैं, वहां पर पानी है, बिजली है। और आपके जो है, देखो मैं वहां पर ब्रिगेड कमांड की, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रहा, जो लोग वहां से आते थे तो वो वहां की आदात बताते थे कि हालात बहुत खराब हैं। और एक जो मेन रिवर थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, नीलम, उसका भी मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। तो आप अपना दिल पे हाथ रख के बात करें, क्या आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और गिलगित बाल्टिस्तान को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मानते? क्या उनकी आपने आवाज नहीं रोकी हुई? आज वो मिलना चाहते हैं भारत और जम्मू कश्मीर में। आप राग गाते हैं आर्टिकल 370 और 35A, उससे तो भारत के जम्मू और कश्मीर में खुशहाली आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर एक बदला हुआ भारत है। तो मैं कहता हूं आज की तारीख में भारत का
जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है जहां पर अभी इलेक्शन होंगे और उसको स्टेटहुड मिलेगा, वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग स्टेट है। तो मुझे ये मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान से, ये समझे, अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो ये हमारा मॉडल अडॉप्ट करें, नहीं तो आप जिस तरीके श्रीलंका गया है एक प्रकार डिफॉल्ट करने, आप वहां पहुंच जाएंगे। आपकी इकोनॉमी देखे क्या हालात है, 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, आपका रुपी 40% गिर गया 3 साल में, आप डिफॉल्टर होने वाले हैं। बिल्कुल सच्चाई यह है, अगर आप अच्छे रिलेशन भारत के साथ रखेंगे तो भारत का भी फायदा है, मगर पाकिस्तान का बहुत फायदा है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की रट गाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं चल पड़ेंगे। ये आतंकवादी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के हैं, आप कृपा करके उनको रेन करें, नहीं तो वो आपके देश को भी बर्बाद करेंगे, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय बलूचिस्तान में। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आप गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। और ये जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का, वो एक बहुत ही अटूट अंग है और डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो मुझे लगता है दोनों देशों का फायदा है। 3 पैमानों पर आतंकवाद, हमारा जो कश्मीर है, हिंदुस्तान का जो कश्मीर है, उसकी बात को मोना आलम आपको समझना होगा। वहां के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बड़े मौके दिए जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण ही आतंकवादी वारदातों में कुछ सालों में वहां पर कमी आई है। और निवेश के क्षेत्र में न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि जैसा कि जिक्र कर रहे थे AK सिबात जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज वहां पर निवेश करने के इच्छुक दिखाई दे रही हैं और बकायदा आकर कश्मीर का वो दौरा भी कर रही हैं। ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी, अभी हाल ही की बात है ये। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा मोना आलम। जी मैं कुछ बातें जो मेरी तरफ की आपने की हैं, देखिए हम एक कैंडिड डिस्कशन और एक ऑनेस्ट डिबेट तभी कर सकते हैं जब मैं अपने एंड की गलतियां मानूं। आपने बात की 71 की और आपने जो ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल था उसकी बात की, वो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत एक बड़ी एक तारीखी गलती है पाकिस्तान ने जो की, और वही गलती की थी जब पाकिस्तान ने अपनी मेजॉरिटी को नहीं माना था। उसमें जो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, जो मिलिट्री प्लेयर्स थे, वो तमाम इसमें मुझे लगता है मुलविस थे, और मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेव मिस्टेक विच प्रोबेबली टू अंडू हिस्ट्री। लेकिन जहां तक ये आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, देखें कश्मीर में आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है, और आप जो पाकिस्तान और भारत के कश्मीर को आप कंपेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के कश्मीर में अभी भी उनका अलग से प्राइम मिनिस्टर है, अलग से उनका प्रेसिडेंट है। हम उनको एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को ज्यादा अवॉइड करते हैं। और आई एम श्योर के सर विल आल्सो बेयर विद मी कि यूएन को जो जाने का, जो कश्मीर के मामले को यूएन ले जाने का फैसला था, वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, वो एक्चुअली भारत था जो कि उसके अंदर एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, एक थर्ड पार्टी मीडिएशन लाया था। शिमला अग्रीमेंट जो कि 71 के बाद हुआ और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पर साइन हुआ, वो पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। जितने जो सेंसिबल लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये बात मानते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट के जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, वो अपने जहन से चलते थे, लेकिन फिर भी जो शिमला अग्रीमेंट था उसने इस पूरी चीज के अंदर एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ले आया था। पहले यूएन के पास अगर हम गए, यूएन पहले उसके अंदर बीच में आया, फिर शिमला अग्रीमेंट हो गया। तो आई थिंक, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन और अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को मान के चले, तो इस बात को हमें अभी भी तस्लीम करना होगा कि यूएन रेजोल्यूशंस के अंदर कश्मीर अभी भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी है। आप बताइए, और यूएन किसी भी शिमला अग्रीमेंट को नहीं मानता। कितना लंबा वक्त हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्या किसी भी मुल्क ने आकर भारत को इस बारे में कोई भी सबक दिया है? आप बताइए 370 खत्म के कितना वक्त हो चुका है? और इसके साथ ही साथ आप ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने देशों के हुक्मरानों ने आकर वहां का दौरा कर लिया है। इसी महीने भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 20 तारीख के बाद होने जा रहा है, जो पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। कश्मीर को लेकर लगातार वहां पर फिल्म सिटी को लेकर कितनी तेजी से फिल्मों के वहां पर जो बंद हो गए थे बीच में आतंकवादी वारदातों के कारण, अब वहां पर फिल्म की शूटिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे इतर हटते हुए जरा अब हम आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि वो हमारा कश्मीर है, हिंदुस्तान का, और हमें लगता है पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात में ज्यादा देखना चाहिए, बजाय कि इसके कश्मीर की बात बार बार करने की। सादिया खान, मैं सीधे आपके पास आते हुए कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, चूंकि इमरान खान आप लोगों के लिए बहुत सारी चुनौतियां छोड़कर गए हैं, 3 बड़ी चुनौती
इस वक्त शहबाज शरीफ के सामने वो कौन कौन सी हैं जिससे आप लोगों को निपटना होगा? और इसके साथ ही अगर इमरान खान के तमाम सांसद इस्तीफा दे देते हैं तो नेशनल असेंबली के भीतर जो स्थिति बनेगी उसको लेकर आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन सबसे बड़े जो चैलेंज है वो जिस हालत में इमरान खान को छोड़ के गए हैं और किसी भी बड़ी पॉलिसी में काम नहीं किया। सबसे पहले ये कि वो IMF के आगे दिखते हैं, उन्होंने कोई अपनी पर्सनली हम कीमत की हिम्मत अमली नहीं रखी। जैसे IMF कहता गया वैसे वो महंगाई में इजाफा करते थे, आवाम के ऊपर बहुत पर्दा चला गया, कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं कराई रिलीफ के लिए। हम सबसे पहले आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम इसी एजेंडे पे आए हैं कि हमें आवाम को रिलीफ देना है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। हमने सिर्फ अर्ली इलेक्शन को रिफ्यूज किया था, उसकी वजह यही थी कि हम चाहते थे कि आवाम को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मुल्क को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएं, आवाम के लिए कुछ करें, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं। इमरान खान को बाद में ये लगा कुर्सी नहीं छोड़ता तो फौरन इलेक्शन में चला जाता। तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में नहीं जाना, जिसको वो न जाने क्यों अवॉइड करे, तो ये तो इमरान खान ही बेहतर बता सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली ये है कि इमरान खान की पार्टी के मेंबर सबके सब तो रिजाइन करेंगे ही नहीं। क्योंकि आप कल देख सकते हैं कि इनके स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है वो आइन के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं गए, उन्होंने वायोलेशन उसका नहीं किया और उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर लिया। ये इस बात की गवाही है, इस बात का प्रूफ है कि इमरान खान की पार्टी में इस वक्त भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि आइन के साथ तसादुम नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू वायोलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो इमरान खान के क्लोज अलाइज हैं, ये फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब, ये वो लोग हैं जो बाकी पार्टी छोड़ के, जिनको कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो PTI के साथ चले गए, जहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री से ली, बेनिफिट्स इंजॉय किए। अब उनको नजर आ रहा है कि आगे उनको कोई फ्यूचर नहीं है। ऑफकोर्स PPP को वो छोड़ के आए, मुशर्रफ की पार्टी को वो छोड़ के आए। शेख रशीद PMLN की यूनिट समाजत करते रहे, PMLN ने शेख रशीद को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब उनको अपना सियासी मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आ रहा, तो उनको यही नजर आ रहा है कि अभी रिजाइन कर लें, इससे पहले कि इंसल्ट हो जाए। अभी भी आप देखिएगा इमरान खान की पार्टी के बहुत से मेंबर्स हैं जो कि अपनी सीट रिजाइन नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हम नए इलेक्शन में जाएं, जब तक कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, नए इलेक्शन में चले जाएं, शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन हो और एक नई गवर्नमेंट आए। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना, ये जिस तरह की चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं, जो नई सरकार होगी वो इनसे कैसे निपटती है। मेजर जनरल संजय मेश्राम जी, सीधे आपके पास आते हुए, यकीनन जो परिस्थिति इस वक्त पाकिस्तान के सामने खड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जिस पर शहबाज शरीफ को लड़ना होगा, और इमरान खान ने सत्ता छोड़ी जिस तरह की है, या फिर ये कह दीजिए कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और मजबूरन वहां पर जिस तरह के हालात आधी रात को बने थे, हालांकि आइन का पालन करते हुए ही पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन इमरान खान एक बेहतर तरीके से बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो मौका भी नहीं दिया। अब ऐसे हालात में पाकिस्तान कौन कौन सी चुनौतियों से इस वक्त पार पाना, उसके लिए बड़ी चुनौती, बड़े चैलेंजेस के तौर पर आप संजय जी देख रहे हैं? चित्रा, जहां तक चुनौतियों का सवाल है, जिस प्रकार पहली बात इमरान खान करे हैं, मेरे ख्याल वो बहुत ही एक डिसग्रेसफुल कंडक्ट, एक प्राइम एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल कंडक्ट, एंड वो मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए अच्छी बात नहीं है। अब एनीवे काफी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये होगी गवर्नेंस। ये देश चलेगा कैसे, इसका इकोनॉमिक आउटलुक, मिलिट्री आउटलुक, फॉरेन पॉलिसी आउटलुक। पहली बात हम बात करते हैं गवर्नेंस की। देखिए, तमाम अपोजिशन पार्टीज इस टाइम एकजुट होकर जरूर आई हैं, लेकिन अब क्योंकि पूरा पावर अब अपोजिशन को मिल चुका है, जो अब रूलिंग पार्टी बन जाएगी, तो क्या ये लास्ट करेगी? मेरे को लगता है इनके इतने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन PPP एंड PMLN, वो भी पता लास्ट कर पाएगी कि नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो ही है। दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो जब होगा, इनके बीच में बहुत मतभेद होगा उन अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज में, और फिर इनकी जो आइडियोलॉजिकल और डिफरेंट ओपिनियंस हैं, इवन एनीथिंग, उस पे काफी डिफरेंसेस रहेंगे। और दूसरा है इकोनॉमिक आउटलुक। इन लोग का इकोनॉमिक आउटलुक कैसा रहेगा, इसमें भी बहुत डाइवर्जेंट इश्यूज रहेंगे। तीसरा, रिलेशनशिप विद द आर्म फोर्सेस, स्पेशली जब जनरल बाजवा का टेन्योर नवंबर में खत्म हो रहा है। तो ये सारा चैलेंजेस देखते हुए मेरे को लग रहा है चित्रा, this so-called government of convenience of a united opposition at present, ये शायद ज्यादा लास्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनकी जब इतने मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये शायद लास्ट करना इनको मुश्किल रहेगा। तो इंस्टेबिलिटी की चांसेस ज्यादा रहेगी, और आर्मी का इसमें मेजर रोल रहेगा जब वो देखेंगे इंस्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही। जैसे कल की रात की सिचुएशन भी बहुत इनस्टेबल थी। मान लो इमरान खान रिजाइन नहीं करते, ऑब्वियसली he would have been arrested. Things एकदम डिफरेंट हो जाती हैं। आपको पता है, पूरी फौज और प्रिजनर वो गाड़ी तक लग चुकी थी लोगों को प्रिजनर वैन में डालने के लिए। तो हालात अभी भी गंभीर हैं।
कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये अगले 3, 4, 6 महीने पाकिस्तान के लिए इतने मुश्किलात हैं और पूरे रीजन के लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट इंडिया में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, ईरान में है, चाइना में है। और ये मेरे को लगता है कि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है और इन सब के बीच 16 अरब के घोटाले का आरोप घोटालेबाज कहते हुए शहबाज शरीफ को नजर आ रहे हैं आपके ही फवाद चौधरी। उनके इस बयान को किस तरह से लेंगी? 16 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है। वो कह रहे हैं कि 16 अरब के घोटालेबाज हैं शहबाज शरीफ, और इसके साथ ही निशाना साधते हुए इमरान खान की ओर से। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि विदेशी साजिश के खिलाफ आजादी का संघर्ष आज से शुरू हो रहा है। सादिया, तो आप लोगों के सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। देखिए, इमरान खान की जो टीम मेंबर हैं लाइक फवाद चौधरी और दूसरे जितने भी हैं, उनको अभी इस वक्त उनके पास कोई और कार्ड खेलने के लिए नहीं है सिवाय इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उन पे ऑब्जेक्शंस लगाएं और आइन की ऐसी क्लॉजेस निकाल कर ले आए जिस पर उनको चाहें कि उनको मतलब ये कि इस जो नॉमिनेशन पेपर है उनके वो एक्सेप्ट ना हो सके, लेकिन वो इंशाल्लाह इसमें कामयाब नहीं होंगे। इससे पहले भी वो इल्जाम लगाते रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी फैमिली के साथ इन इल्जाम का सामना किया है। उन्होंने जेल भी देखी है, उन्होंने कोर्ट्स भी देखे हैं, उन्होंने नैब के अरेस्ट में भी रहे हैं। उनके लिए सब चीजें नई नहीं है। अरेस्ट से केसेस चार्जेस फ्रेम होने से तो ये लोग डरते हैं, जिसकी वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में नहीं जा रहे थे। और इमरान खान कल किस लिए लेकर बैठ रहे मामले को? इसीलिए लेकर बैठ रहे कि एंड में जब इनके पास आर्मी चीफ, ISI चीफ आए तो उन्होंने बोला मुझे और मेरी फैमिली को सेफ एग्जिट दिया जाए। ये इतना जो डिले किया गया, सेशन को बार बार डिले किया गया, अब वोटिंग होगी, अब 8 बजे होगी, फिर रात को 12 बजे से पहले शुरू हुई, तो इस सबका रीजन क्या था? यही था कि इनको और इनकी टीम को सेफ एग्जिट दिया जाए। और अब ये वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। तो इनके इमरान खान के जो चीदा जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, फवाद चौधरी टाइप के, शेख रशीद जैसे लोग जो कि वोकल रहे हैं बहुत ज्यादा, इनके लिए बोलते रहे हैं, बाबा वान जैसे लोग जो कि बाकी पार्टी छोड़ के इनके साथ आए थे, इनके पास अब सच छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं है। ये अब डर रहे हैं आने वाले टाइम से जब इनको नैब के केसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। जब अगर इन्होंने करप्शन किया है, अभी तक ऐसी कोई हमने ऐसी चीज सामने नहीं लेकर आए, लेकिन अगर चार्जेस इनके अगेंस्ट फ्रेम हुए तो ऑफ कोर्स इनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, इनको ये सब कुछ फेस करना होगा। इसलिए ये आवाम की तवज्जो, मीडिया की अटेंशन, ये सब चीजें डाइवर्ट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पर और बाकी मेंबर्स के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, उनको एक्यूज कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट थिंग। शहबाज शरीफ साहब पहले भी 3 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को सब लोग जानते हैं, उनकी काबिलियत को सब लोग जानते हैं। वो एक डूअर हैं, काम करके दिखाते हैं, लोगों से काम लेना जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट से लेना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाना जानते हैं, वो सब चीजें जानते हैं। उनके लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी नई है, लेकिन हुकूमत करना उनके लिए नया नहीं है। वो चैलेंजेस से निपटना भी जानते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए कोalition गवर्नमेंट भी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस वक्त बाकी पार्टीज को मिला के गवर्नमेंट बना रहे हैं, उनकी भी डिमांड्स होंगी, आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स डिफरेंट होती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब इससे भी निपट लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के वक़्फ के अगेंस्ट भी मफाहमत की सियासत पर हमेशा जोर दिया है। सादिया, इमरान खान के लिए बोलती हुई नजर आ रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसी वजह से अब आजादी का नया संघर्ष बता रहे हैं मौजूदा वक्त को इमरान खान। क्या इस तरह की स्थिति उन्होंने बनाकर रख दी और इमरान खान आखिर आखिरी तक हार मानने को तैयार क्यों नहीं नजर आते हैं? अगर उनके पास वो आंकड़े नहीं हैं, अगर उन्होंने भरोसा खो दिया है, उसके बावजूद वो क्या बताना चाहते हैं? आजादी का संघर्ष, ये तमाम बातें ठीक है। मैं एक बार जनक से बात, देखो, मुझे लगता है चित्रा, अभी जो सिचुएशन है वो काफी नाजुक है पाकिस्तान में। जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट तो बना देंगे शहबाज शरीफ, इमरान खान भी ही द फोर्स टू रेकन विद, उसके पास 140 के मेंबर हैं, वो सड़कों पे आएंगे, यूथ उसके साथ है। वो क्यों? क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट अभी भी हैं। ये जो फॉरेन पॉलिसी का ड्रामा रचा है इमरान खान ने, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। और आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके लिए फॉरेन डेट चैलेंज है, आपके लिए करप्शन चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, आपकी इकोनॉमी बहुत डाउन है। आपको अभी $1 बिलियन इकट्ठा करके वापस देना, नहीं तो डिफॉल्ट हो गए तो पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे आ सकता है। तो ये जो सच्चाई है कि तीनों पार्टियां मिलकर आई हैं, जो कि PMLN, PPP और फैजुल रहमान की, इनके अंदर थोड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं। ये कॉमन एनिमी के साथ इकट्ठे तो आ गए, मगर क्या वो गवर्नमेंट चला पाएंगे? इनके जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान की आर्मी जनरल बाजवा के साथ क्या होंगे? अमेरिका से वो कैसे रिलेशन ठीक करेंगे? क्योंकि अभी जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के अंदर काफी एक प्रकार से मन मुटाव आ गया है।
भारत के साथ वो कैसे रिलेशन ठीक करेंगे, क्योंकि ये एक चैलेंज है। अगर शहबाज शरीफ जैसे कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ उनको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। भारत के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे तभी उनको फायदा होगा। अमेरिका के साथ उनको जरूरत है, क्योंकि अमेरिका से उनके वेपन है 30% से 35%। पाकिस्तान आर्मी और अमेरिकन आर्मी के बीच के अंदर बहुत ज्यादा मेल मिलाप है, तो ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका भी चाहिए। तो मुझे लगता है एक चैलेंज है, ये चैलेंज जो है 4-5 महीने में बहुत ही जो निकल के आएगा कि पाकिस्तान किस राह में जा रहा है। और सबसे पहले है इकोनॉमिक चैलेंज, वो और उसको एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के सामने। फिलहाल शहबाज शरीफ क्या करते हैं, कल जब नए तरीके से पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ने की बातें उनकी ओर से की जाएंगी, तो देखना रहेगा कि वो अपने एजेंडे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस बात को देते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।